Good morning, namaskar. Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Namaskar, namaskar, namaskar. Good morning, everyone. Okay. हाँ, गला पहले से बेटर है। पहले बेटर क्या, ठीक लग रहा है। मेडिसिन मेडिसिन ली है पूरा दिन, तो लग तो ठीक रहा है। अभी देखो थोड़ी देर में। चलो कंटिन्यू करते हैं। MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, राइट। सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में मैंने आपको जैसा कल बता दिया था। बिल्कुल। वो है ही ऐसे, इंटरेस्ट बना ही रहती है सभी चीजों में, है ना। कल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में या माइक्रो फाइनेंस में मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोन जिन जो दिए जाते हैं जिसमें यहाँ पर इनकम जो है 3 लाख रुपए होती है, एनुअल हाउस होल्ड इनकम यहाँ पर। तो उन लोन्स को यहाँ पर हम माइक्रो फाइनेंस लोन्स कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोन दिए जाते हैं, इनको कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर आया कब था। एंड ये यहाँ पर अलग अलग फेजेस में आया था। तो फर्स्ट फेज जो स्टार्ट हुआ था प्री इंडिपेंडेंस डेज में, अलग इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट द रूरल क्रेडिट। In early days, the government sought to promote rural credit by strengthening the cooperative institution. ये माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत तभी हो गई थी जब यहाँ पर एक छोटे मोटे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लोन दिया जाता था, राइट। ओके। सेकेंड फेज जो स्टार्ट हुआ था वो लेट 1960s में हुआ था। तब उस वक्त लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा दिसंबर 1969 में, जहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया था ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। इसी पीरियड के दौरान यहाँ पर 14 कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी हुआ था। 1975 में आरआरबीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इससे भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथन मिला। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लोन दिए गए। एंड इसके अलावा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई, एंड जिसके तहत यहाँ पर पूरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पर लोन दिए गए सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, यानी कि जो उनको पैसा दिया गया, इंटरेस्ट जो था वो काफी कम था। एंड नबार्ड भी एस्टेब्लिश किया गया 1982 में। एंड इसी दौरान पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी स्टार्ट हुआ यहाँ पर हमारे देश में। सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर स्टार्ट हुए। तो ये एक फेज वाइज यहाँ पर आगे आगे हम बढ़ते रहे, और उसी वक्त यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस का मूवमेंट। द मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मायरदा was one of the pioneers of the concept of self help group। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट सबसे पहले यहाँ पर आपका यहां से शुरू हुआ था, ठीक है। ये जो मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और उसके बाद मायरदा जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। अभी बताता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह क्या होते हैं। और मेजरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि ये काम कर रहे थे मायरदा के साथ मिलकर, यहीं से शुरुआत हुई थी आपकी, जो अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में माइक्रो फाइनेंस का एक सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है। तीसरा फेज यहाँ पर कहलाता है मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक का यहाँ पर एक लिंकेज प्रोग्राम फॉर्मली लॉन्च किया गया नबार्ड के द्वारा 1992 में। एंड फिर उसके बाद बहुत सारे 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर शामिल हुए जो कि ये काम कर रहे थे। 600 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर आपका फाइनेंस किया गया मार्च 93 में, और फिर आने वाले समय में और भी दिया गया, और इवन इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी 1996 में काउंट किया जाने लग गया, ठीक है। और 2010 में
एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस हुआ था, माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस, काफी लोगों के पैसे वैसे भी डूब गए थे। और उसके बाद यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो गया, काफी कुछ बदलाव हो गया। उसके बाद दो एंटिटीज जिनको एक यूनिवर्सल बैंक बनाने का एक लाइसेंस दिया गया 2014 में, वो दोनों के दोनों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही थे। ठीक है, वो दोनों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे। एंड लेटर ऑन वाइल 8 आउट ऑफ 10 एंटिटीज उनको अप्रूवल दिया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने का, जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे थे उनमें से दो तो बैंक बन गए, फुल फ्लैज बैंक बन गए, और जो बाकी 8-10 जो लाइसेंस दिए गए स्मॉल फाइनेंस बैंक में से, उसमें 8 जो थे वो यहाँ पर ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे, उनको यहाँ पर चुना गया था। तो ये तो यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। इसमें अब मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर बात करते हैं, बार बार शब्द आ रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का काफी एक, या फिर माइक्रो फाइनेंस का काफी एक इंपॉर्टेंट रोल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यहाँ पर एक ग्रुप होता है 10 से 20 लोगों का, ठीक है, जो कि तकरीबन तकरीबन मान के चलो एक ही तरह के सोशल बैकग्राउंड या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, और एक साथ मिलकर यहाँ पर उनमें एक काम करते हैं। काम मतलब कोई बिजनेस नहीं करते, एक साथ उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसों को सेव करना, सेविंग हैबिट्स को बढ़ाना, और फिर उस सेविंग किए हुए पैसे को उन सभी के बीच में अगर कोई ऐसा कॉमन कोज है जो एक साथ मिलकर वो कर रहे हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल कोज भी है, किसी के ना किसी एक एक मेंबर का किसी ना किसी के लिए उसको पैसा चाहिए, तो उसको वो पैसा दे देना। यानी कि 10 से 20 लोग मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करेंगे, एक पूल बन जाएगा। अगर उनमें से किसी एक पर्सन को पैसे की नीड है तो उस पूल में से पैसा निकाल लिया जाएगा, उस पर्सन को दे दिया जाएगा, फिर वो पर्सन पैसा लुटा देगा, ऐसे करके काम चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एक तरीका होता है काम करने का। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं बेसिकली, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अभी फिलहाल जो है, जो यहाँ पर लिंकेज जो आ रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज और माइक्रो फाइनेंस, तो वो ये है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के पास आते हैं और बैंक को कहते हैं कि ये हमारा काम है, हम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पिछले इतने टाइम से चला रहे हैं, इतना टाइम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक्स के द्वारा यहाँ पर पैसा दिया जाता है, और ये पैसा उनको दिया जाता है, और पैसे को फर्दर वो अपने जो भी मेंबर है उनमें बांट देते हैं, और वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं उस पैसों का, कोई काम कर लेते हैं खुद, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, रोजगार, खुद का कोई बिजनेस, मतलब कुछ भी उनको उन पैसे का करना है वो कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी अर्निंग करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में दे देते हैं, पूल बनाते हैं, और उसी पूल में से बैंक का जो ब्याज है, बैंक की जो ईएमआई है, जो भी है, वो वापस चुकाई जाती है, बैंक का इंटरेस्ट जो है वो चुकाया जाता है। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक का ये रिलेशन है, और इस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। बाकी और भी कुछ चीजें इसमें लिखी हुई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर मिनिमम 5 मेंबर्स आर आल्सो फॉर्म्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं, 20% टू 30% यहाँ पर अबव पॉवर्टी लाइन के भी हो सकते हैं इस पूरे पूरे ग्रुप में। बाकी भी चीजें हैं, जो मेन मोटी मोटी चीज है वो मैंने आपको बता दी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, 3 लाख रुपए तक के इनकम हाउस होल्ड लोगों को यहाँ पर आपके जो लोन देते हैं, जिन इंस्टीट्यूशन के द्वारा एज पर नबार्ड इनको यहाँ पर रजिस्टर किया गया, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला नॉट फॉर प्रॉफिट एमएफआई है, ठीक है, जो कि रजिस्टर किया जाता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। They also include trust startup under the Indian Trust Act 1882, not for profit company established under section 25। ये दोनों के दोनों नॉट फॉर प्रॉफिट एमएफआई, यानी किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, प्रॉफिट तो कमाती होंगे, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर इसी तरह के सिमिलर एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट वगैरह वगैरह। म्यूचुअल बेनिफिट एमएफआई, ये म्यूचुअल बेनिफिट एमएफआई, सॉरी, म्यूचुअल बेनिफिट एमएफआई, दीज इंक्लूड स्टेट एंड नेशनल कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि सेटअप किए गए म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत यहाँ पर, और ये यहाँ पर एनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा यहाँ पर स्पेसिफिकली किया गया था, उसी के तहत म्यूचुअल बेनिफिट एमएफआई को लॉन्च किया गया है।
ये कुछ एमएफआई जो इकट्ठे मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उनके बारे में। और फॉर प्रॉफिट एमएफआई ये एनबीएफसीज के रूप में काम करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके बारे में आज ही हम पढ़ेंगे अलग से, अभी मैं कुछ देर बाद। ये एमएफआई के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनबीएफसी ही है। ये रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और रेगुलेट किए जाते हैं आरबी के द्वारा। मोस्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया आर थ्रू द एमएफआई दैट फॉल इन दिस कैटेगरी, दे फॉर्म द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द एमएफआई। तो यहाँ पर आपका ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में जो फिलहाल एक्चुअल में जो आपको दिखते हैं, जो आजकल आपको अगर कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और वो आपको वो काम करता हुआ दिख रहा है, तो बेसिकली वो एनबीएफसी ही है, एनबीएफसी की तरह वो रजिस्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जरूरी नहीं है एवरी टाइम, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर होता है, और उसका एनबीएफसी एमएफआई कहते हैं। ठीक है, एनबीएफसी अकेले एनबीएफसी जो होता है अकेला एमएफआई नहीं होता, एनबीएफसी के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से वन ऑफ द टाइप वाज दी एनबीएफसी एमएफआई। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, सो ये मैंने आपको कल भी ये शायद चार्ट दिखाया था आपको। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स के द्वारा लोन दिया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, जो मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 और एमएफआई के नॉट फॉर प्रॉफिट, म्यूचुअल बेनिफिट और एनबीएफसी एमएफआई, ये तो मैंने आपको बता दिया तीनों तीनों। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लिंकेज से मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 पे चलते हैं। ये है आपका मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। इसके तहत क्या है, इसके तहत मॉडल 1 के तहत जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप से फॉर्म किए जाते हैं, डायरेक्टली फाइनेंस किए जाते हैं, यहाँ पर देयर इज नो एनजीओ इंटरवेंशन, मतलब नाबार्ड और यहाँ पर बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए और डायरेक्टली यहाँ पर बैंक के द्वारा फाइनेंस कर दिया गया, कोई भी बीच में एनजीओ या कुछ भी इंटरवेंशन किसी भी पर्सन का नहीं है। दूसरा, नबार्ड बैंक एसजीओ विद एनजीओ एज द फैसिलिटेटिंग एजेंसी, बीच में एनजीओ यहाँ पर काम करता है, वो बैंक्स को सारा के सारा उनको लोन दिलवाता है। ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा दिलवाता है, बैंक्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम रहता है। तीसरे मॉडल में यहाँ पर नबार्ड बैंक एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो यहाँ पर आपका नबार्ड भी रहता है, बैंक भी रहता है, एनजीओ भी रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है, ये सारे के सारे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे एनजीओ काम करता है एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जो पैसा जाएगा दूसरे वाले में सिर्फ पैसा दिलवाया जाएगा, लेकिन मॉडल 3 में पैसा रूट ही एनजीओ के थ्रू होगा, एनजीओ से सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में पैसा जाएगा। ठीक है, ओके, सो इनको पैसा दिया जाता है एनजीओ के थ्रू, उनके थ्रू पैसा उन तक के थ्रू, मतलब एनजीओ के अकाउंट में जाएगा, एनजीओ से सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाएगा, इस तरह से होता है। तो ये तीन यहाँ पर आपके मॉडल हो गए सेल्फ हेल्प ग्रुप के, जो कि काम करते हैं मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 के बेस पर, या राइट। एक और यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे, जो आपके या फिर कह लीजिए माइक्रो फाइनेंस कहा था, ये माइक्रो फाइनेंस की जो ग्लोबल लेवल पे जो मेजर शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी यहाँ पर आपका बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1976 में हुई थी, जिन्होंने यहाँ पर 1983 में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, जोबरा नाम की जगह है आपकी बांग्लादेश में। इवन अगर यूनुस जी के बारे में कभी सुना हो तो इनको 2006 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, और while he was on a field visit came across a lady called the सूफिया, जो कि बैम्बूज के साथ काम कर रही थी। उनको पता चला कि वो यहाँ पर केवल अगर 5% ही कमा रही है अपने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, और सूफिया ने बताया किस तरह से जो लोकल मनी लेंडर्स हैं उनसे 10% पर वीक यहाँ पर चार्ज करते हैं ब्याज के रूप में, और कभी कभी तो उनको पैसा लेने के लिए 10% पर डे पर भी काम करना पड़ता है, 10% पर डे ब्याज। ओके, और जो जो लोग इस तरह का यहाँ पर पैसा ले लेते हैं उधारी में, वो और पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी अर्न कर रहे हैं वो तो ब्याज में ही चला जा रहा है। नेक्स्ट डे यहाँ पर प्रोफेसर यूनुस ने क्या किया, 856 जो है वो 42 लोगों को यहाँ पर जोबरा विलेज में बांट दिए, और उनको कहा कि आपको पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। इसके इसी से यहाँ पर शुरुआत हुई, यहाँ पर आपकी ग्रामीण बैंक की 1983 में। ग्रामीण बैंक की आज के वक्त 2600 ब्रांचेस हैं, एंड ये 80,000 विलेजेस में ऑपरेट होता है, 9 मिलियन बोरोवर्स है। रीपेमेंट रेट 99% है, वहां पर रीपेमेंट रेट बहुत शानदार है, 99% लोगों ने यहाँ पर पैसा वापस चुकाया हुआ है। इन ग्रामीण बैंक मॉडल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो है वो ओनर होते हैं बैंक के,
ग्रुप नॉर्मली जिसमें 5 मेंबर के रूप में काम करता है, और जो लाइबिलिटी होती है लोन की वो इंडिविजुअल, यानी कि जो भी जिसने पैसा लिया है वो वापस पैसा चुकाएगा। एंड किसी भी तरह का एग्रीमेंट, किसी तरह का डॉक्यूमेंट किसी के बीच में नहीं किया जाता है, और ये बेसिकली ट्रस्ट के ऊपर ही चलता है आपका। किसी भी तरह की यहाँ पर एक पैसा दिया जाता है और पैसा उनसे मांगा नहीं आता, वो अपने आप पैसा जो लोग वहां पर चुकाते रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण बैंक मॉडल देख लो, इतना सक्सेसफुल मॉडल है कि 2600 ब्रांचेस, 80,000 विलेजेस, लोगों को पैसा दिया जाता है और अपने आप लोग पैसा वापस चुकाते हैं। ठीक है, 99% रीपेमेंट रेट है ग्रामीण बैंक मॉडल। ये एक बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। दिस वाज द वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इन दिस वर्ल्ड ऑफ द माइक्रो फाइनेंस। इसी से माइक्रो फाइनेंस की समझ लो एक बेसिक जो असली शुरुआत थी वो यहीं से आपकी हुई थी। ठीक है, अगर मैं कुछ रेगुलेशंस की बात करूं यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस की, तो उसमें यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने एमएफआई सेक्टर से जुड़े हुए यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत जो हो रही है, जो उनको रेगुलेशन में दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर चर्चा की थी। जो कि चेयरपर्सन थे वाई एच मालेगाम जी इसके चेयरपर्सन थे। और इसके लिए जनवरी 2011 में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, मालेगाम कमेटी जिसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा एनबीएफसी एमएफआई की अलग कैटेगरी बनाई जानी चाहिए, जो कि बन चुकी है। डिफाइनिंग माइक्रो फाइनेंस लोन एज द क्वालिफाइंग असेट्स। ओके, माइक्रो फाइनेंस लोन्स को यहाँ पर एक क्वालिफाइंग असेट्स, यानी कि एक एक्चुअल में लोन के रूप में जो सही एक तरीके का लोन है उसके रूप में माना जाना चाहिए। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है, जो प्रोविजन है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, जो रिस्क वेटेड एसेट्स है उसके लिए कंसीडर करना, और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट या एनपी में प्रोविजन के लिए कंसीडर करना, ये चीज आपकी उसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, मार्जिन कितना लगेगा, ये यहाँ पर समझ होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन इंटरेस्ट चार्जेस एंड अदर चार्जेस, अगर जो भी इंटरेस्ट लग रहे हैं या किसी भी तरह का और चार्जेस लग रहा है, उसकी पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी लोगों को पता होना चाहिए, है ना, पूरा पूरा। मेजर्स टू एड्रेस मल्टीपल लैंडिंग, ओवर बोरिंग एंड कोएर्सिव मेथड ऑफ रिकवरी। ओके, अलग अलग बैंक, अलग अलग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अलग, एक ही पर्सन को लोन ना दे दे, मल्टीपल लैंडिंग हो गया वो, है ना, ज्यादा लोन ना दे दिया जाए किसी को, या फिर कोई ऐसे गलत तरीके से यहाँ पर रिकवरी ना की जाए पैसों की, है ना, डरा धमका के पैसा वापस लेना। एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर सिस्टम ऑफ ग्रीवेंस रेड्रेसल, लोगों को अगर किसी तरह की शिकायत है तो उसके लिए प्रॉपर एक तरीका बताया जाना चाहिए कि आप इस तरीके से यहाँ पर कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी कुछ डायरेक्शन 2022 बहुत लेटेस्ट गाइडलाइंस है ये वाली, जो भी आपके सामने लिखी हुई है। इसमें यहाँ पर सेक्शन 21, सेक्शन 35 और सेक्शन 56 का जिक्र किया गया बीआर एक्ट 1949 के तहत। और चैप्टर 3 भी आरबी एक्ट का भी जिक्र है, सेक्शन 30 है, सेक्शन 32 ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक का जिक्र है यहाँ पर आपका। एंड इश्यूड फ्रेश डायरेक्शन टू बैंक एनबीएफसी, जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, मार्च 2022 में। इन डायरेक्शंस में क्या कहा गया, माइक्रो फाइनेंस लोन इज डिफाइंड एज कोलेक्टरल फ्री लोन गिवन टू हाउसहोल्ड हैविंग एनुअल हाउसहोल्ड इनकम अप टू 3 लाख रुपीस। ये मैंने अभी आपको कल ही बता दिया था, वही चीज लिखी हुई है। ये इसमें हाउस होल्ड में कौन आएगा, हस्बैंड की इनकम, वाइफ की इनकम, उनके अनमैरिड बच्चों की इनकम, ये तीनों के तीनों इनकम यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी हाउस होल्ड में। All collateral free loans irrespective of end use and mode of application, processing, disbursal provided to low income household to ensure collateral free nature of microfinance loan. The loan should not be linked with the lien on the deposit account of the borrower. I hope कि ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन आपको खुद ब खुद समझ में आ गई है। अगर ये लाइन आपको खुद ब खुद समझ में आ गई है, ये ओल से लेकर नीचे बोरोवर तक, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैंकिंग जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, वो बैंकिंग आपको पूर्णतः समझ में आ चुकी है और आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया। अगर ये ओल से लेकर बोरोवर तक की लाइन अगर आपको समझ में आ गई है ए टू सी, अगर नहीं है ये, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रिवीजन में दिक्कत है, क्योंकि ये ऐसी लाइन है, इसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 तरीके की चीजें इस्तेमाल की जा रही, शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनको कनेक्ट करके आप इन लाइन का मतलब आराम से निकाल सकते हैं।
और अगर नहीं आया तो मैं समझाने वाला नहीं हूं, ये लाइन खुद ब खुद समझ में आएगी अगर आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से। मैं इन लाइंस के अंदर जो भी शब्द है उनको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूं ऑलरेडी। चलिए, हर एक आरई जो है, जो आपका इसकी बात करें इंस्टीट्यूशंस की, shall have a board approved policy regarding the limit on outflow of the account of repayment of monthly loan obligation as a percentage of monthly household income. This shall be subject to limit of maximum 50%। यानी कि जो लोन दिया जाना चाहिए वो किसी व्यक्ति के मंथली हाउसहोल्ड इनकम का 50% से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, ये होता है। Under the latest guideline, definition qualifying asset of NBFCs जो है aligned with the definition of microfinance loan। माइक्रोफाइनेंस लोन को जैसे मैंने आपको बताया क्वालिफाइंग एसेट के रूप में देखा गया। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोफाइनेंस लोन एनबीएफसी एमएफआई इज देयरफॉर स्टैंड रिवाइज्ड टू 75% of the total assets। Under the revised guideline, NBFC does not quality as an NBFC MFI cannot extend microfinance loan extending 10% of their total assets। तो अपने टोटल असेट्स का वो 10% से ज्यादा यहाँ पर आपका क्या कर सकते हैं, 10% से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन के रूप में पैसा नहीं दे सकते। द मैक्सिमम लिमिट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन फॉर सच एनबीएफसी अदर देन एनबीएफसी एमएफआई को 25% उनके टोटल असेट का कर दिया गया है। ठीक है, ओके। सो ये 75%, उसके बाद यहाँ पर अब गाइडलाइंस जो आई हैं उसके तहत 10% और 25% कर दिया गया है उनके असेट का, कि वो इतना ही माइक्रो फाइनेंस लोन दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस के बारे में चीजें, कुछ बातें, कुछ कंसेप्ट जो हमने सीखे, जो हमने पढ़े। ज्यादातर चीजें इसमें सीख लेना, रट्टे मारने की जरूरत मत करना कि मैं लाइन टू लाइन इसमें चीजों को रट्टा मार रहा हूँ, कुछ रट्टा मारने वाला है नहीं। बस ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ो और इन चीजों को समझ लो। अगर कोई पूछता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछता माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन क्या, आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई पूछता माइक्रो फाइनेंस के टाइप्स क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ग्रामीण बैंक मॉडल अगर क्या है तो बस पता होना चाहिए। बस इतना ही है इसमें, इसमें और कुछ ज्यादा रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है चीजों की। ठीक है, अब आगे लेट मी अपलोड दी फाइल, नेक्स्ट फाइल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर चर्चा करते हैं। चलो आगे चलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के टॉपिक पे। अगला टॉपिक करते हैं एनबीएफसीज।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो एनबीएफसी हैं, ये कंपनीज बेसिकली रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट के तहत। ये यहाँ पर ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंपनीज यहाँ पर बैंक्स की तरह ही काम करती हैं लगभग, ठीक है। बैंक्स में आपने देखा होगा कि बैंक्स में बहुत तरह तरह के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिनमें यहाँ पर बैंक्स जो है डिपॉजिट भी ले रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, और लोन में भी बहुत तरीके के लोन्स दे रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के लोन दे रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे इंश्योरेंस का काम करना, डीमेट वगैरह खोलना, न जाने कितने सारे काम बैंकिंग सर्विस से आजकल जुड़ चुके हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली एक ऐसी एजेंसीज होती हैं या फिर ऐसी कंपनीज यहाँ पर बनाई गई जिनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। ये कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट के तहत, और ये यहाँ पर आपका यहाँ पर एंगेज होती हैं इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। और ये जो कंपनीज हैं मतलब कि बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस जो कि बैंक के द्वारा किए जाते हैं। एक बैंक जो है 100 तरह के फंक्शन करता है फॉर एग्जांपल, और एनबीएफसी क्या करती है, एनबीएफसी उनमें से एक एक फंक्शन को उठाती है और अलग अलग एनबीएफसी उसके काम करने लग जाती है ना। यानी कि एक एनबीएफसी होगी, एक कंपनी होगी जो क्या करेगी, केवल और केवल कमर्शियल लोन दे रही होगी, कमर्शियल व्हीकल लोन दे रही है। कमर्शियल व्हीकल लोन मतलब कि व्हीकल्स हैं जो आपके कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए लोन दे रही है। एक एनबीएफसी होगी वो केवल गोल्ड लोन दे रही होगी। एक एनबीएफसी होगी जो कि यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे रही होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे रही होगी। एक एनबीएफसी होगी जो केवल और केवल आपका फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही होगी। तो समझ रहे हो, अलग अलग टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं बैंक के, वो एक एक एनबीएफसी उठा के कर रही है। वो एक एनबीएफसी एक काम कर रही है, एक एनबीएफसी एक काम कर रही है। ये यहाँ पर आपकी बात की गई है यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा सारे के सारे ऑलमोस्ट फंक्शंस लिखे हैं। एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एडवांसेस, acquisition of shares, stock, debentures, bonds issued by government, local authorities, securities, leasing, hire purchase, insurance business, chit business, ये सारे के सारे काम। बट इनमें कुछ काम ये भी हैं जो इन्वॉल्व नहीं होते। उनमें कौन से काम है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में मतलब खुद से नहीं कर रही है। एग्रीकल्चर मतलब खुद से ऐसा नहीं खेती कर रही है और वो उसकी कंपनी खोल के बैठी है ना। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इंडस्ट्री नहीं लगा सकता एनबीएफसी के रूप में। परचेज और सेल ऑफ कोई गुड्स वगैरह परचेज नहीं कर सकता सिक्योरिटी के अलावा, और या फिर किसी भी तरह की सेल परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन और इमूवेबल प्रॉपर्टी के काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बिल्डर वगैरह। मतलब ऐसा नहीं कल को आप देखो कि बिल्डर है जी, हाँ जी कैसे हो, हाँ जी बढ़िया है, अच्छा क्या कर रहे हो, फिर मैं एनबीएफसी हूँ, मैं एज अ बिल्डर, मैं एनबीएफसी बिल्डिंग का बिल्डर का काम करता नहीं। वो एक प्रकार से सर्विसेज ही प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। यहाँ पर आपका जो बैंकिंग की जुड़ी हुई सर्विस होती है, बैंक से जुड़ी हुई सर्विस होती है, वैसी सर्विस वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है यहाँ पर आपका। कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली 2013 ही होगा यार। सो यहाँ पर आपका इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, ये आपका इसमें क्या है, एनबीएफसी का बेसिक प्रिंसिपल बिजनेस, जो एनबीएफसी कह सकते हो ना, एक शुरुआत हुई थी जिसकी, एक पहले कोई एनबीएफसी सबसे पहले आया था तो उसमें यही हुआ था कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। और इन वन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट में, यानी कि या तो फिक्स डिपॉजिट ले रहा था, रेकरिंग डिपॉजिट ओपन कर रखा था, बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर मैनर, इज आल्सो कॉल्ड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसको कहते हैं। तो उसको रेजिडुअरी एनबीएफसी कहते हैं। एनबीएफसी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, as such they cannot issue check drawn on itself, they cannot borrow from the RBI। तो एनबीएफसी का यहाँ पर एक डिफरेंस है, जो कि बैंक से अगर मैं बात करूं, कोई आपसे पूछे कि एनबीएफसी हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बैंक्स, तो एनबीएफसी केवल और केवल आप ये कह सकते हो कि टाइम डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करती है, डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी कि एनबीएफसी, कोई भी ऐसी एनबीएफसी आपको नहीं मिलेगी जो कि करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करें और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ही आपको चेकबुक असाइन की जाती है, तो वो अलाउड नहीं है एनबीएफसी को। यानी कि एनबीएफसी केवल टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जबकि बैंक डिमांड और टाइम डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज यहाँ पर, इवन एनबीएफसी को यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसके तहत उनको बोरो कर सकते हैं वो आरबीआई से पैसा, वो भी यहाँ पर आपका आरबीआई के द्वारा उनको अलाउ नहीं किया जाता, कोई पैसा उनको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये एक दो मेजर डिफरेंस है। अगर कोई यहाँ पर पूछे कि एनबीएफसी और बैंक के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस जो डिपॉजिट का आ गया, और दूसरा डिफरेंस यहाँ पर उनके बोरिंग का आ गया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर फाइनेंशियल अकोमोडेशन ली जाती है उनके द्वारा।
अब तक जो हमने सीखा उससे कुछ यहाँ पर सामने आई हैं चीजें। दैट इज दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक कंपनी है, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज कंपनी एंड विच हैज प्रिंसिपल बिजनेस जो उसका है वो डिपॉजिट लेना अंडर एनी स्कीम, लेकिन डिमांड डिपॉजिट के अलावा, और किसी तरह के यहाँ पर लैंडिंग करना। और जरूरी नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन बोरो कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर डिपॉजिट ले रहा है और वही इंस्टीट्यूशन लैंड कर रहा है। ये बोरोइंग वाला अलग हो सकता है और डिपॉजिट लेने वाला अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। Such other financial banking non-banking institution class of such institution with the previous approval of central government, सेक्शन 45(1)(a) ऑफ आरबीआई एक्ट में यहाँ पर आपका एनबीएफसी के ऊपर डेफिनेशन दे रखी है कि उनको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन बैंक से, आरबीआई से यहाँ पर लेना पड़ेगा। उनकी नेट ऑन फंड जो है 2 करोड़ रुपए तक मिनिमम होनी चाहिए। नेट ऑन फंड, उनकी जो कैपिटल, उनकी जो पूंजी है, राशि है, वो 2 करोड़ रुपए मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पर आपका। और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर आपका बैंक आरबीआई से उनको लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 45(1)(a) आरबीआई में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। एनबीएफसी कोई भी बिना बिजनेस जो स्टार्ट करना है तो इनके बिना वो नहीं कर सकती है। अगर मैं एनबीएफसी की शुरुआत की बात करूं तो ये यहाँ पर 1960s में यहाँ पर आ गया था। अलग अलग तरीके से यहाँ पर शुरुआत हुई थी। कुछ फिक्स डिपॉजिट की शुरुआत हुई थी, लेने की फिक्स डिपॉजिट शुरू किए गए, फिर आगे आगे बढ़ गए। यहाँ पर एक नाम भी दिखेगा आपको, दैट इज दी, हाँ ये रहा, जेम्स एस राज स्टडी ग्रुप। ओके, सो आरबीआई ने यहाँ पर डायरेक्ट किया that the hire purchase and leasing companies could accept deposit to the extent of their net own fund। जितना उनके पास नेट ओन फंड है उतना वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जेम्स एस राज स्टडी ग्रुप के द्वारा ये यहाँ पर आपका बताया गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था। ठीक है, एनबीएफसी वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लिक्विड एसेट इन द फॉर्म ऑफ द अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब होता है जो कि किसी भी तरह से कहीं पर भी गिरवी नहीं रखी गई है, उन सिक्योरिटीज को हम अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ कंपनीज थी जो हायर परचेज और लीजिंग का काम करती थी, उनको भी यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था उस वक्त पे। ये उस टाइम 1975 की बात कर रहे हैं। 1980s 1990s के बीच में यहाँ पर आपका बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें आ गए। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 7,000 से 30,000 हो गया। नंबर ऑफ एनबीएफसी, सॉरी, अब ये इन्वेस्टर का यहाँ पर क्या फंडा है यहाँ पर देखो। मैंने आपको क्या कहा, एनबीएफसी जो होती है वो आपकी हो सकता है ऐसी एनबीएफसी हो जो केवल लैंडिंग करे, है ना। अब एक चीज सोचो कि बैंक्स कैसे काम करते हैं। बैंक्स काम करते हैं कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और आगे लैंडिंग कर देते हैं उसी पैसे की। अब एनबीएफसी अगर मैं खोल लूं और मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे डिपॉजिट तो मेरे पास नहीं है काम, मैं केवल केवल लैंडिंग करता हूं, मैं केवल केवल लैंडिंग का काम करता हूं, तो हाउ इट इज पॉसिबल। बैंक्स के पास पैसा आता है तो वो यहाँ पर लैंडिंग दे देते हैं, पैसा दे देते हैं आगे लोगों को। जब पैसा ही नहीं आ रहा पीछे से तो लैंडिंग कैसे करेंगे। लॉजिक है ना इसके पीछे। तो ये जो पैसा आएगा, ये पैसा या तो वो एनबीएफसी वाले खुद ला रहे हैं जिन्होंने एनबीएफसी एस्टेब्लिश किया, या किसी और बाहरी उनको कंपनी ने सपोर्ट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जो पैसा इनमें खुद में जो पैसा आ रहा है, खुद की जेब से जो इनके मालिकों ने पैसा लगाया या फिर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, उस पैसे को ही आगे लैंडिंग करते हैं, उस पैसे को लैंडिंग करते हैं। फिर उस पैसे को जो लैंडिंग करी, फिर उससे ब्याज ब्याज आता रहेगा, तो इतना ब्याज आता रहेगा कि हाँ वो ब्याज को भी फर्दर लैंड कर देंगे। तो एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, है ना, नॉट मतलब बहुत जल्दी नहीं आएगी, लेकिन हाँ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब इनका सारा का सारा जो कैपिटल थी वो सारी की सारी फ्री हो जाएगी जो उन्होंने लगा रखी थी। फिर ब्याज का पैसा ही घूमता रहेगा, फिर और ब्याज वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हो मेरी बात, एक सर्कल है जो चलता रहेगा चलता रहेगा। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये था कि पैसा इनका जो डिपॉजिट से नहीं आता, ये खुद अपनी जेब से पैसा लगाता है जो भी एनबीएफसी शुरू करते हैं। और यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर दे कम ह्यूज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, बहुत इन्वेस्टर्स वहां पर आ गए, और इसी के लिए 7,000 से 30,000 होगी, क्योंकि लोग और खोलने लगे, एनबीएफसी की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, हमें अपनी जेब से ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1992 में एसी शाह, एक जो है जो कि पूर्व चेयरपर्सन बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनके द्वारा कमेटी एस्टेब्लिश की गई जिसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी यहाँ पर आपकी एनबीएफसी से जुड़ी हुई। अगस्त 2016 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ कर दिया था रेगुलेटेड एनबीएफसी के लिए, ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई जो होती है वो दो तरीके से आती है, ऑटोमेटिक रूट एंड दी
अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट, आपका बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के आपका पैसा जो एफडीए का पैसा इंडिया में आ सकता है, और अप्रूवल रूट के तहत आपका जो पैसा आएगा उसको यहाँ पर आरबीआई से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल की जरूरत होगी, गवर्नमेंट उसका अप्रूवल देगी फिर ही आ पाएगा। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पर कुछ रेगुलेटर्स की। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर एनबीएफसीज होती हैं। आप चलो पहले ना एक कैटेगरीज को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, एनबीएफसी क्लासिफिकेशन आप तीन तरह से कर सकते हैं, लाइबिलिटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और साइज बेस्ड को, ठीक है। लाइबिलिटी बेस्ड जो एनबीएफसी है वो यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिफाइन की गई है, कैटेगरी ए कंपनी एंड दी यहाँ पर कैटेगरी बी कंपनी के रूप में। जो कैटेगरी ए है वो एनबीएफसी है जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उनका एनबीएफसी डी भी कहा जाता है, और कैटेगरी बी जो है वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, उनको एनबीएफसी एनडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइन है। डिपॉजिट लाइबिलिटी बेस्ड को, मतलब जो डिपॉजिट ले रही है नहीं ले रही, लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी बैंक डिपॉजिट ही होता है, डिपॉजिट है दैट इज अ लाइबिलिटी, हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पर लाइबिलिटी ले रही है तो एनबीएफसी डी है, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं ले रही है, डिपॉजिट नहीं ले रही है, तो एनबीएफसी एनडी है। पहली क्लासिफिकेशन तो ये होती है। दूसरी क्लासिफिकेशन एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी बेस्ड मतलब वो काम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। तो देखो यहाँ पर एनबीएफसी अलग अलग तरीके के काम करती है, असेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के काम है एनबीएफसी के। आप जो भी मार्केट में एनबीएफसी देखते हो तो वो एनबीएफसी इनमें से ही किसी एक तरह का काम कर रही होती है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो इनके जो टाइप्स हैं, इन सबको मैं नहीं समझाऊंगा अभी क्लास में, ठीक है, क्योंकि आई डोंट फील कि इतनी ज्यादा कोई नीड है इन चीज को एज फार एज दी आपकी बैंकिंग अवेयरनेस में, क्योंकि बहुत बड़ा फिर चैप्टर हो जाएगा और आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन पहले पूछा भी नहीं गया है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको सजेस्ट कर देता हूं मैं यहाँ पर आपका, कि जो भी इनमें से नाम आप पढ़ रहे हो, इनमें से बहुत सारी चीजें आपकी करंट अफेयर्स में आपने पढ़ी होंगी। आपकी करंट अफेयर्स के कोई ना कोई लेक्चर में हर एक तो 10वें 15वें दिन इनमें से किसी ना किसी 20वें दिन कोई ना कोई एक एनबीएफसी का जिक्र जरूर होता है, लाइक द एनबीएफसी एमएफआई अभी हमने पढ़ा था ना, एनबीएफसी एमएफआई तो अभी पढ़ ही चुके हैं हम, ठीक है। अभी उस दिन मुझे याद है मैंने इसके बारे में बताया था, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होती है ना, इनके बारे में मैंने उस दिन बताया था। एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में मैंने उस दिन चर्चा की थी अपने करंट अफेयर्स क्लास में। अकाउंट एग्रीगेटर मैंने उस दिन आपको समझाया था। पीयर टू पीयर लैंडिंग में करंट अफेयर्स की क्लास में समझा चुका हूँ। मॉर्टगेज आपको वैसे भी पता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आए। उस दिन फैक्टरिंग शायद एक कंसेप्ट आया था, मैंने फैक्टरिंग भी समझाया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपके कभी ना कभी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की क्लास में आपके कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाएंगी। तो बेटर है कि वहां पर हम समझेंगे, सारी की सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे, नीड नहीं लग रही मुझे, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स में आएगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन। साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन में ऐसी एनबीएफसी आती हैं जिनकी जो असेट है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको हम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कहते हैं। और इन पे कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट वगैरह के नॉर्म्स जो है वो सारे के सारे उस तरह के लागू होते हैं। सो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, उसी तरह से सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी भी यहाँ पर होती हैं। उनको कहा जाता है जिनकी असेट 500 करोड़ से ज्यादा आती है, उनको कहा जाता है। अब यहां पर बात करते हैं रेगुलेटर्स ऑफ द एनबीएफसी की। देखो, यहाँ पर इंडिया में एनबीएफसी बहुत सारी हैं, और सारी की सारी एनबीएफसी जो है वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट तो वही ऑर्गेनाइजेशन की जाएगी जो आरबीआई से मुतल्लक काम करती है। अगर वो आरबीआई से रिलेटेड काम ही नहीं करती है तो फिर वो कैसे रेगुलेट की जा सकती है आरबीआई के द्वारा। तो एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स। कौन कौन सी है? अगर वो हाउसिंग फाइनेंस का काम कर रही है तो नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करेगा। अगर वो मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इन सब के ऊपर काम कर रहे तो सेबी रेगुलेट करेगा। निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स काम करेगा। चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। इंश्योरेंस का काम कर रहे तो इडा ही देखेगा। एंड दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं आपकी, रजिस्टर रेगुलेशन सुपरविजन सर्विलियंस अंडर 1956, इनका रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको एनफोर्स किया जाएगा। तो ये एक तो एजेंसी होगी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट की जाएंगी। जो भी काम यहाँ पर आपका किया जाता है, ऐसा कोई काम जो कि बैंकिंग सर्विसेज ऐसा कोई काम है जिसके डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है आरबीआई का, जिसमें तो वो तो यहाँ पर हो गया रजिस्टर विद आरबीआई। उसके अलावा यहाँ पर अब इंश्योरेंस का काम कर रही है कोई एनबीएफसी,
तो उसको आरबीआई थोड़ी ना देखेगा, ऑब्वियस उसको आईआरडीए ही देखेगी, राइट। अगर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रही है तो उसका आरबीआई नहीं देखेगा, उससे सेबी देखेगा। इस तरह की चीजें यहाँ पर ये कंपनीज के तहत, यहाँ पर कंपनीज एक्ट के तहत डिफाइन की गई हैं, ठीक है। ओके, सो अब इनमें यहाँ पर और भी आपके, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें होंगी जैसे मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, ये स्टॉक ब्रोकिंग, ये समझ में नहीं आया होगा, है ना, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, ये सब चीजें आने वाले लेक्चर्स में आपके धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में निधि कंपनी, चिट फंड वगैरह ये सब कवर हो जाएंगे। चिट फंड तो शायद उस दिन हमने किया था, कहाँ करंट अफेयर्स में किया था, शायद करंट अफेयर्स में किया होगा। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे आने वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। सो ये सारी की सारी यहाँ पर आपका एनबीएफसी के ऊपर जो आपके एग्जाम पढ़ने से जितना रेलेवेंट था उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ और रेलेवेंट चीजें हैं जिसमें एग्जाम पॉइंट से बताने का। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चा होगा ही नहीं ना। पहली कंडीशन ही हमारी जब मैंने एनबीएफसी पढ़ाना शुरू किया था कि इट शुड नॉट, डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था, आज मैं इतना ही करवाऊंगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर भी थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप लगा होगा, है ना। तो पढ़ लेना, इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना, रिवीजन कर लेना, एंड मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में इसी समय। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड देखते हैं करंट अफेयर्स, हो सकता है अभी ले लो, देखता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू। जिनको आरबी रेगुलेट करते हुए एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। हाँ, आपने नाम बहुत सारे सुने होंगे, मुथूट फाइनेंस है, और भी चोला मंडल है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपने सुने होंगे अपने आसपास इधर उधर, है ना। वो सारे सारे आपके एनबीएफसी की तरह काम करते हैं। श्रीराम फाइनेंस हुआ, कई हैं आपके आसपास, सोचो आप, कुछ सोचो, जो मिलेगा वो एनबीएफसी होगा, तो एनबीएफसी होगा समझ लो। बजाज फाइनेंस, सारे, हाँ ये सारे एनबीएफसी ही हैं, सारे के सारे। तो 9:30 आओगे? 9:30, 8:30 बजे? आरबी की क्लास 8:30 बजे? हाँ, अकेला टर्म डिपोजिट, सहारा वाले कंपनी नहीं, सहारा करके, वो अकेला टर्म डिपोजिट एक्सेप्ट करती थी। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, और भी आप एग्जांपल, ऐसे तो मेरे को याद नहीं आ रहे एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी हैं कंपनी अलग अलग लेवल पे काम करती है। मुथूट फाइनेंस जैसे है, वो अकेला गोल्ड लोन देती है, राइट। सीए क्लास तुम इतना ज्यादा पूछ रहे हो तो तुम्हें बता ही दें कि 10:30 ही लेता हूँ मैं फिर, है ना।